हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई होप आपने रिवीजन कर लिया होगा, बाकी जो लेक्चर्स थे वो भी देख लिए होंगे। और आई वुड सजेस्ट अगर नहीं देखे हैं तो अगेन उसको जाके देख लो। सॉरी फॉर द डिले, सॉरी थोड़ा लेट हो गए वीडियोस। आई वाज नॉट वेल, इसीलिए थोड़ा ब्रेक हुआ, बट नाउ आई विल बी रेगुलर। सो आज स्टार्ट करते हैं। आज एक छोटा सा टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज़ कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। हम PYQ भी देखेंगे तो काफ़ी क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि यहाँ से आए हैं। प्लस यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम समझेंगे, दैट इज़ ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, किस तरह से ये टेम्परेचर को इंक्रीज़ करता है, ये सब चीज़ें हम समझेंगे। राइट, तो स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। अर्थ है, अर्थ के आसपास क्या है, एटमॉस्फेयर है। इस एटमॉस्फेयर की वजह से ही ये जो एयर है, इसकी वजह से हम सर्वाइव कर पा रहे हैं। अगर एयर नहीं होगी तो हम विद इन फ्यू सेकेंड्स मर जाएंगे, या विद इन फ्यू मिनट्स बोल सकते हैं, हम मर जाएंगे। राइट, उसके अलावा जो एटमॉस्फेयर है ना, उसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है। वो सन से आती हुई हार्मफुल रेडिएशन को भी रोकता है। तो अगर एटमॉस्फेयर के ऊपर जो ओजोन की लेयर है वो नहीं होती तो वैसे ही सन रेज से हम कुछ देर में मर जाते। राइट, तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो एटमॉस्फेयर होता है ना, जो एयर होती है, वो अपने अंदर बेसिकली हीट को कैप्चर करके रखती है। तो अर्थ में अगर अभी जैसे अर्थ है, तो अर्थ का एक साइड में क्या होती है, सनलाइट होती है, एक साइड में सनलाइट नहीं होती, रात होती है ना जब, तो एक साइड में सनलाइट नहीं है। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता ना तो यहाँ पे माइनस थाउजेंड्स ऑफ डिग्री में टेम्परेचर चला जाता और हम मर जाते हैं इंस्टेंटली फ्रीज होके। राइट, तो इस चीज़ को जो काउंटर करता है, इस फिनोमेना को जो काउंटर करता है और जो हीट बैलेंस करके रखता है अर्थ के ऊपर, दैट इज एटमॉस्फेयर। ठीक है, एक कंसेप्ट पे बात करते हैं, आपका थोड़ा एक कंसेप्ट पे बात करते हैं जिससे कि आपको थोड़ी इन डेप्थ एनालिसिस समझाए। मान लो आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है, बहुत ठंड हो रही है, आपके पास दो ऑप्शन है। आपके पास एक ऑप्शन है कि आप एक जैकेट पहनो, ठीक है, सॉरी मैंने ऐसा बनाया, एक जैकेट पहनो जिसकी जो विड्थ है, मतलब जो जैकेट की मोटाई है ना, दैट इज़ ऑफ 6 इंचेस। ठीक है, ये इसकी जैकेट इतना मोटा है। एक तो आपके पास ये ऑप्शन है। दूसरा है कि आप एक काम करो, 2-2 इंच के ना 3 स्वेटर्स पहन लो, या 2-2 इंच के मोटे 3 जैकेट्स पहन लो। तो आपको क्या लगता है, किस में ज़्यादा हीट हमें फील होगी या किस में हमें कम ठंड लगेगी? व्हाट डू यू थिंक? लाइक टेक अ मोमेंट एंड एनालाइज किस में होगा। द आंसर इज केस नंबर 2। फर्स्ट में क्या हुआ कि देखो एक लेयर है, ये लेयर है हमारी 6 इंच की, ठीक है, तो यहाँ यहाँ हमारी बॉडी है, यहाँ से ठंड आ रही है। राइट, तो यहाँ 6 इंच हो गया। दूसरे केस में क्या हुआ, हमने ना 2-2 इंच की 3 लेयर ली और इनके बीच में क्या है, छोटे छोटे एयर यहाँ पे इकट्ठी हो गई, 2 लेयर एयर की बन गई और ये आपकी बॉडी है, तो यहाँ पे भी एक लेयर बन गई। तो बेसिकली यहाँ पे कितना है, 1 2 3 लेयर है यहाँ पे एयर की। यहाँ कितनी है, केवल एक लेयर है बिटवीन बॉडी एंड दैट जैकेट, एक लेयर है। ठीक है, अब क्या होगा, जो एयर है वो हीट को ना एब्जॉर्ब करके रखती है, मतलब हीट को, गर्मी को पकड़ के रखती है, गर्मी को बनाए रखती है। ठीक है, तो यहाँ 3 लेयर है, 1 2 3, इसलिए क्या करेगी ये लेयर ना, अच्छी खासी हीट को प्रोटेक्ट करके रखेगी, हीट को सिक्योर करके रखेगी यहाँ पे। बट यहाँ पे केवल एक लेयर है तो इतना हीट नहीं सिक्योर कर पाएगी। तो बेसिकली अगर आपने 3 2-2 इंच के स्वेटर्स पहने हैं वर्सेस आपने एक 6 इंच मोटी जैकेट पहनी है, तो 3 स्वेटर्स आपको ज़्यादा ठंड से बचाएंगे एज़ कम्पेयर टू 1 जैकेट। ठीक है, तो आप, आई होप आप समझ गए होंगे कि एयर का रेलेवेंस क्या है। आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम देखें अर्थ पे एयर कितना है, एटमॉस्फेयर में कितना एयर है, दैट इज 99% जो है ऑफ जो मास है वो हमारा एटमॉस्फेयर में है। ठीक है, एयर इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। 99% ऑफ द टोटल मास ऑफ एटमॉस्फेयर इज कन्फाइंड टू 32 किलोमीटर। ठीक है, जो 99% जो मास है हमारा 32 किलोमीटर्स तक है। राइट, आगे बढ़ते हैं। अब कंपोजिशन क्या है एटमॉस्फेयर का, एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेज हैं, ये सब चीज़ हम देखते हैं। द प्रपोर्शन ऑफ गैसेज चेंज इन द हायर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इन सच अ वे दैट ऑक्सीजन विल बी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल क्वांटिटी एट द हाइट ऑफ 120 किलोमीटर। एक बात समझना, खुद सोचो, जब कोई माउंटेन्स पे चढ़ाई करने के लिए जाता है तो अपने साथ क्या होता है, ऑक्सीजन मास्क पहन के जाता है। ठीक है, क्यों जाता है? या फिर कोई इंसान, अगर आप कभी मतलब अगर कभी बहुत पहाड़ों पे गए हो तो आपको ना ऐसे चक्कर सा आने लग जाता है। क्यों? वहाँ पे ना एयर डेंसिटी कम होती है, एयर डेंसिटी कम होती है। जब एयर की डेंसिटी कम है तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन भी कम होगा। इसीलिए तो जो जो हाइकर्स होते हैं उनको अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स या ऑक्सीजन मास्क पहन के रखना पड़ता है। राइट, तो उसमें क्या होता है, बेसिकली उनको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन हम प्रोवाइड करवा देते हैं। तो क्या क्या हुआ यहाँ पे ना, एयर की, जैसे हम सरफेस से ऊपर के टुवर्ड जाएंगे ना, ज़मीन से जैसे ऊपर ऊपर जाएंगे, अमाउंट ऑफ एयर हमारी कम होती जाएगी। ठीक है, आपने वीडियोस देखे होंगे कि ना, जो जेट एयरप्लेन चलाते हैं लोग ना, ऐसे जेट एयरप्लेन जो बहुत हाइट पे चलता है, तो लोग उसको चलाते चलाते बेहोश हो जाते हैं। कोई इंसान अगर मान लो बहुत हाइट से पैराग्लाइडिंग करता है तो वो नीचे जब तक गिरता है तब तो बेहोश हो जाता है। क्यों? क्योंकि
जितना आप अर्थ के सरफेस से ऊपर हो उतनी अमाउंट ऑफ एयर, डेंसिटी ऑफ एयर कम है, जितनी एयर कम है उतना ऑक्सीजन कम है। तो ये क्या बोल रहा है कि ऑक्सीजन की जो लेयर है 120 किलोमीटर बाद आपको ऑक्सीजन बहुत कम मिलेगी, मिलेगी ही नहीं, ठीक है। दूसरी बात क्या कर रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड जो वाटर वेपर है वो आपको 90 किलोमीटर के बाद मिलेगा ही नहीं। अगर आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, और आप 90 किलोमीटर, एक कोई बिल्डिंग है, लेट्स इमेजिन हाइपोथेटिकली एक बिल्डिंग है 95 किलोमीटर की, उसकी छत पे जाओगे तो मर जाओगे, आपको ऑक्सीजन, सॉरी, आपको यहाँ पे वाटर वेपर वगैरह मिलेगा ही नहीं। अगर कोई प्लांट है तो मर जाएगा क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। लेट्स इमेजिन अगर आप, एक बिल्डिंग है दैट इज़ ऑफ 150 किलोमीटर, आप उसकी छत पे चले गए, आप वहाँ पे मर जाओगे। क्यों? वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। 120 किलोमीटर पे ऑक्सीजन खत्म और हमारे 90 किलोमीटर पे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर खत्म। ठीक है, सिंपल समझ गए। अब हम देखते हैं कि हमारे एक्चुअल कौन कितने परसेंटेज ऑफ गैसेस हैं। तो ये हम बचपन से समझते आ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, यूपीएससी टेबल्स में से क्वेश्चन पूछता है, तो याद रखना। सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या है? नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन आर्गन, ठीक है, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन। लोग बाग क्या करते हैं, आर्गन को भूल जाते हैं और डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड याद करते हैं, ऐसा मत करना, ठीक है। तो नाइट्रोजन कितना हमारा 78.08%, ऑक्सीजन कितना हमारा 20.59, मतलब ऑलमोस्ट 21%, आर्गन कितना है 0.93% एंड कार्बन डाइऑक्साइड कितना हमारा 0.36%, ठीक है। तो ये एटलीस्ट ये चार आपको याद हो जाने चाहिए, स्टार मार्क कर लो, राइट। क्रोनोलॉजी भी याद होनी चाहिए। अच्छा, ये गैसेस भी देख लेते हैं कौन कौन सी है। मान लो कल को आया विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस आर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा और 4-5 ऑप्शन दे देगा, फिर बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग है करेक्ट। तो पता होना चाहिए कि नियॉन, हीलियम, क्रिप्टो, उसके बाद जीनॉन एंड हाइड्रोजन, दीज गैस आर प्रेजेंट इन आर एटमॉस्फेयर, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है हमारा ग्रीन हाउस गैसेस का। इसको बहुत ध्यान से सुनना अच्छे से। क्या होता है, जो ग्रीन हाउस गैसेस होती है ना, जैसे जैसे हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, तो ये हमारा, रुको मैं पेन, दूसरे पेन से बताती हूँ। जैसे मान लो ये हमारी अर्थ है, ठीक है, दिस इज़ आवर अर्थ, हम यहाँ पे खड़े हैं, राइट। और ये हमारा एटमॉस्फेयर है, ये हमारी एयर है, राइट। और ये हमारा सन है, और सन से आ रही है रेडिएशंस, ठीक है। तो ये जो डॉट डॉट आपको दिख रहा है ना, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड। ये डॉट डॉट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। अब जब सन से जो लेयर्स आती हैं अर्थ तक, राइट, पूरे अर्थ में पहुंच जाती हैं, सारी लेयर्स तो नहीं पहुंचती, कुछ कुछ बाउंस बैक हो जाती है, बाकी मेजॉरिटी लेयर अर्थ तक आ जाती है, राइट। ये सब आ गई अर्थ पे। इनको क्या बोलते हैं? सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन, सूरज से जो रोशनी आ रही है उसमें हीट भी होती है। ऑब्वियसली केवल रोशनी थोड़ी ना होती, हीट भी होती है। क्यों सर्दियों में बोलते हैं धूप में बैठ जाओ, धूप में बैठ के गर्मी लगती है, क्यों? क्योंकि सन से जो रेडिएशन आ रही है उसमें हीट भी होती है, राइट। अब क्या हुआ, ये अर्थ तक पहुंच गई। अब ये अर्थ में पहुंचेगी तो अर्थ सरफेस ने इसको एब्जॉर्ब कर लिया। अब क्या होगा, ये सारी रेडिएशन ना बाउंस बैक होंगी। एक बात हमेशा दिमाग में याद रखना, हम इसको आगे पढ़ेंगे अच्छे से। अर्थ में जितनी भी सन से रेडिएशन आती है ना, वो बाउंस बैक वापस एटमॉस्फेयर में चली जाती है, मतलब वापस यूनिवर्स में बाउंस बैक हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो सुबह के टाइम पे क्या सनलाइट आई, तो इसने क्या किया, सनलाइट में हीट है, ये जो भी हमारे आसपास एटमॉस्फेयर है ना, ये पूरा एटमॉस्फेयर है, इसको गर्म कर दिया, ठीक है। तो सनलाइट आई, सनलाइट ने इसको गर्म कर दिया। अब जैसे सनलाइट वापस जाएगी ना, सनलाइट वापस जाने की मतलब जो हीट है वो वापस जाएगी, सनलाइट नहीं, हीट वापस जाएगी। बट जैसे ही हीट वापस जाएगी ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड इस हीट को जाने नहीं देगी, राइट। अब इसको समझो बहुत ध्यान से। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारी, वो आने वाली सोलर रेडिएशन के लिए कैसी है? ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब बोल रही है आ जाओ भाई, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, अपना ही घर है, आ जाओ। अब जब मेहमान, जब ये हीट जाने की बात कर रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ओपेक की तरह एक्ट कर रही है। व्हाट इज ओपेक? ओपेक जहाँ से रेडिएशन पास नहीं हो पाती, ठीक है। तो जैसे ही रेडिएशन वापस जाने को बोलती हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड बोलता है नहीं भाई, अब तो नहीं जाने देंगे आपको, अब हम हीट वाले रेडिएशन को वापस नहीं जाने देगा। तो क्या होगा, बेसिकली जो भी हीट है ना, यहाँ पर ट्रैप होकर रह जाएगी। जैसे क्या था, 3 लेयर ऑफ स्वेटर के बीच में क्या था? एयर थी। इस एयर ने क्या किया, हीट को ट्रैप करके रख लिया। उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड हीट को ट्रैप करके रखेगी और यहाँ पे गर्मी का माहौल हो जाएगा। और रात को इतनी ठंड, माइनस थाउजेंड्स ऑफ डिग्री नहीं जाने देगा टेम्परेचर, और हम सबको बचा लेगा। कौन बचाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। बट अब क्या हो रहा है, पोल्यूशन की वजह से, ठीक है, और आप बोल सकते हो क्लाइमेट चेंज की वजह से, जो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो बहुत बढ़ गई है। अब देखो, जितनी कार्बन डाइऑक्साइड उतनी ज़्यादा हीट कैप्चर, राइट। तो जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगी उतनी ज़्यादा हीट इंक्रीज होगी, जितना हीट इंक्रीज होगा उतना क्लाइमेट चेंज इंक्रीज होगा, उतना हमारा ओशन का लेवल बढ़ेगा क्योंकि ग्लेशियर पिघल जाएंगे, और उतना डिजास्टर आएगा, राइट। तो बेसिकली जो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट है दैट इज़ वेरी गुड, हमारे लिए बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि हमें ये ठंड से जमने से बचाता है, हीट को बैलेंस करके रखता है। बट अगर बहुत एक्सेस अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो क्या होगा, पोल्यूशन होगा, और पोल्यूशन की वजह से बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगा, उसकी वजह से एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ हीट हमारी सेव हो जाएगी
सिक्योर हो जाएगी, एंड उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगी, ठीक है, ग्लेशियर्स पिघलेंगे, टेम्परेचर बहुत एक्सट्रीम बढ़ जाएगा, और अभी बोल सकते हो एग्रीकल्चर बिल्कुल तहस नहस हो जाएगा, ठीक है, ओशन का लेवल बढ़ जाएगा, बाकी ऑर्गेनिजम्स की डेथ होने लग जाएगी, डिजास्टर्स आएंगे, समझ गए, इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, आने वाली रेडिएशन के लिए बोलती है आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है। तो आने वाली रेडिएशन के लिए क्या है, ट्रांसपेरेंट है, जाने वाली रेडिएशन के लिए ओपेक है, जाने नहीं देती, हीट को कैप्चर कर लेती है। समझ गए इस कंसेप्ट को। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपेरेंट टू द इनकमिंग सोलर रेडिएशन बट ओपेक टू द आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। यही क्वेश्चन था, बस इस पर वाटर वेपर पे पूछा था क्वेश्चन, ठीक है। अब एक बात याद रखना, जिस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड मैंने आपको बताया है कि ये एक ग्रीन हाउस गैस है, अभी मैंने आपको बताया ना ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट क्या होता है, तो क्या है, ये ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस। उसी तरह से वाटर वेपर भी ग्रीन हाउस गैस है, स्टार मार्क कर लो, लिख लो उसको, दिस वॉज PYQ। तो जिस बच्चे को ये पता होता कि कार्बन डाइऑक्साइड का ये जो कंसेप्ट है ये पता होता, और अगर उसको इतना भी पता होता कि ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट में वाटर वेपर भी है, तो वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता। दैट्स वाई NCERTs आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। अब क्या होता है, अब हम पढ़ते हैं ओजोन के बारे में, ठीक है। तो ओजोन कहाँ मिलती है हमें, 10 to 50 किलोमीटर अबव अर्थ में मिलती है। ये क्या करती है, अल्ट्रा वायलेट रेज को फिल्टर करती है। देखो एक बात समझो, ये अर्थ है, ये अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर है, ये सन से रेडिएशन आ रही है, ठीक है। तो कुछ रेडिएशन बाउंस बैक हो जाती है, और जो अच्छी अच्छी रेडिएशन है ना वो अर्थ पे आती है, ठीक है। अब कहीं कहीं पे ओजोन होल हो जाता है, वहाँ पे क्या होता है, जितनी भी सनलाइट है सब आ जाती है नीचे। उसकी वजह से क्या होता है, उस एरिया में ना इतनी एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ हीट और इतनी एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ UV रेज आती है कि क्या होता है, ऑब्वियसली चीज़ें जलती हैं, बट कैंसर भी हो जाता है। अगर आपको जैसे सन से जो रेडिएशन आ रही है, अगर 100% रेडिएशन आए ना, अगर ओजोन उसको फिल्टर ना करे तो पता है क्या होगा, आपको कैंसर हो जाएगा देन एंड देयर। UV रेज से आपको कैंसर हो जाएगा, आपकी स्किन कैंसर हो जाएगा। इतनी खतरनाक रेडिएशंस है, प्लांट्स एनिमल्स सब मर सकते हैं, इतनी खतरनाक रेडिएशंस है, राइट। तो ओजोन क्या करता है, इन रेडिएशन को फिल्टर आउट करता है, अच्छी अच्छी UV रेज को आने देता है, और जो हमारे लिए अच्छी नहीं है उसको फिल्टर बैक कर देता है, ठीक है। फिर आता है वाटर वेपर। वाटर वेपर क्या होता है, ये भी जिस तरह से, एक बात बताओ, वाटर वेपर क्या है, ये भी तो गैस है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप ऊपर की तरफ जैसे जाओगे तो ऑक्सीजन कम होती जाती है, तो उस तरह से वाटर वेपर भी तो कम होगी, है कि नहीं। तो इट डिक्रीजेज विद एल्टीट्यूड, ठीक है। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, PYQ आ चुका है, इसको अच्छे से समझो। वार्म एंड वेट ट्रॉपिकल, इट में अकाउंट फॉर 4% ऑफ एयर बाय वॉल्यूम, वाइल इन ड्राई एंड कोल्ड एरिया, डेजर्ट एंड पोलर रीजन, इट में बी लेस देन 1% ऑफ एयर। इसका कहने का मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ जो एयर है, मतलब जैसे मान लो ये है 100 यूनिट ऑफ एयर, इसमें से 4 यूनिट हमारा क्या है, वाटर है, वाटर वेपर, ठीक है। तो इसको बोल रहे हैं 4% बाय वॉल्यूम, राइट। तो ये कितना है, 4 हमारा कहाँ पे है, ये हमारा ट्रॉपिकल एरियाज में है, बट लेस देन 1 कहाँ पे होगा, हमारा डेजर्ट वाला एरिया, कोल्ड एरिया, ड्राई एरिया में, राइट। मतलब बता रहा है कि जो डेजर्ट एरिया होता है, पोलर एरिया होता है, वहाँ पे पानी का अमाउंट बहुत कम होता है। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगी, मतलब आगे एक्सप्लेन करूँगी अच्छे से। एक चीज़ याद रखना, जब एयर का टेम्परेचर कम होता है ना, तो उसकी मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी भी कम हो जाती है, वाटर वेपर ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाती, राइट। इसीलिए बारिश होती है, जैसे एयर ऊपर जाएगी, जैसे एयर ऊपर गई तो बादल, जो एयर है वो ठंडी होगी, ठंडी होकर वो बारिश करने लग जाएगी। क्यों, क्योंकि जो मॉइस्चर है उसको कैप्चर, उसको होल्ड नहीं कर पाती, राइट। इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि कोल्ड एरियाज़ में, और बाकी हमारा जो कोल्ड एरियाज़ हैं, डेजर्ट एरिया है, यहाँ पे वाटर वेपर कम होगा। ऑब्वियसली डेजर्ट में तो कम होगा। भाई आप बताओ, राजस्थान में क्या आपको इतना पानी मिलेगा एयर में जितना जितना आपको हिमालयस में मिलता है, नहीं मिलेगा, वहाँ पे वाटर है ही नहीं। तो ये जो वाटर वाला कंसेप्ट है, वाटर मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी, इसको मैं अच्छे से आगे एक्सप्लेन करूँगी, अभी बस इसको याद कर लो कि क्या, कि जैसे ये अर्थ है, ये कौन सा एरिया है, ये ट्रॉपिकल एरिया है, ये पोल्स है, राइट। तो जो ट्रॉपिकल एरिया गर्म होता है, पोल्स क्या होता है, ठंडे होते हैं। मैंने आपको क्या बताया, बहुत जो ठंडा एरिया, एक्सट्रीम ठंडा, एक्सट्रीम कोल्ड एरिया है, वहाँ पे जो वॉल्यूम है वो कम होगा, और जो ट्रॉपिकल एरिया है वहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा होगा, राइट। मॉइस्चर यहाँ पे ज़्यादा होगा, पोल्स पे मॉइस्चर कम होगा, राइट। तो अगर आप इक्वेटर से जाओ टुवर्ड्स पोल, तो क्या होगा, वाटर वेपर हमारा डिक्रीज होगा। बेसिकली इक्वेटर से आप कहाँ जा रहे हो, पोल्स पे, तो वाटर वेपर हमारा डिक्रीज हो रहा है, राइट। क्या बोल रहा है, वाटर वेपर ऑल्सो डिक्रीजेज फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल। दिस इज योर PYQ। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। देखो डस्ट पार्टिकल्स तो आपको पता ही है क्या होता है। डस्ट पार्टिकल्स क्या होता है, बेसिकली छोटे छोटे जो भी धूल जिसको हम बोलते हैं ना, ठीक है, किस किस से आती है, ये सॉइल से आता है, सी सॉल्ट हो गया, स्मोक सूट हो गया, जब हम किसी चीज़ को जलाते हैं तो उसमें से स्मोक एंड सूट निकलता है, ऐश मतलब जो राख होती है, पॉलन, पॉलन आपको पता ही होगा क्या होता है, जो फ्लावर्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उसमें देर आर पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, फॉर रिप्रोडक्शन। देन डस्ट एंड डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल्स ऑफ मीटियोर्स, ठीक है। आपको पता हो तो जो हमारे आसपास जो धूल होती है ना,
यू वोंट बिलीव उस धूल में थोड़ी सी धूल मून की भी है। मतलब आई नो इट्स वेरी हार्ड टू बिलीव, बट आपके आसपास आपके घरों में जो धूल धूल जम जाती है ना, माइक्रोस्कोप से देखोगे तो उसमें से कुछ पार्टिकल्स दूसरे प्लैनेट, दूसरे मून एंड दूसरे मीटियोर्स के भी हैं। इट इज़ वेरी हार्ड टू बिलीव बट इट इज़ ट्रू। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सब जब बने थे ऑब्वियसली इनसे भी तो डस्ट है, वो भी तो अर्थ पे आई है। जब वो अर्थ पे आते हैं, जैसे कोई मीटियोर अर्थ पे आया, डिस्ट्रॉय हो जाता है, बट वो डस्ट पार्टिकल्स में भी तो कन्वर्ट हो जाता है, गायब थोड़ी ना हो जाता अचानक से। तो ये सब चीज़ें होती हैं, राइट। अब देखो डस्ट पार्टिकल की ना एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है, इसको याद करना। हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियस समझो। जब भी सी हम यहाँ पर है, राइट, ये ज़मीन है, ये क्या है, ऊपर बादल है, यहाँ पे क्या है, मॉइस्चर ज़्यादा है, एयर में अच्छा खासा मॉइस्चर है। जैसे ही हम ऊपर के टूवर्ड्स एयर जाएंगे ना, गर्म हवा तो ऊपर जाती है, ये गर्म हवा ऊपर गई, जैसे ही ऊपर जाएगी तो इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा और ये क्या बना देगी, बादल, बादल बना लेगी। अभी क्या बना है, अभी केवल बादल बना है, केवल क्लाउड्स बने हैं। क्लाउड से क्या बनना है, अभी रेन ड्रॉप। जब तक रेन ड्रॉप नहीं बनेगी तब तक रेनफॉल नहीं होगी, अभी तक केवल क्लाउड्स बने हैं। तो रेन ड्रॉप पता है कैसे बनती है? रेन ड्रॉप ऐसे बनती है कि एक ना छोटा सा हमें डस्ट पार्टिकल चाहिए होता है। इस डस्ट पार्टिकल, जैसे मान ली छोटा सा डस्ट पार्टिकल है, ये डस्ट पार्टिकल है, इसके अराउंड ना वाटर वेपर इकट्ठी हो जाएगी, ऐसे ऐसे करके छोटे छोटे वाटर वेपर के मॉलिक्यूल्स ऐसे ऐसे इकट्ठे हो जाएंगे। और जैसे ही इकट्ठे हो जाएंगे, ऐसे मान लो ऐसे इकट्ठे हो गए ढेर सारे, ये क्या बन जाएगी, एक वाटर वेपर बन जाएगी, वाटर ड्रॉपलेट बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ड्रॉपलेट बनती है। अगर ये नहीं बनाना तो बारिश नहीं हो पाएगी, मतलब हो सकती है बट बहुत मुश्किल केस में नहीं हो पाती। तो वाटर ड्रॉपलेट बनने के लिए, क्लाउड से वाटर ड्रॉपलेट बनने के लिए क्या चाहिए, हमें डस्ट पार्टिकल चाहिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियर। स्टार मार्क कर लो, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियर। तो ये जो डस्ट होती है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर डस्ट नहीं होगी ना तो बारिश नहीं होगी, राइट। आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में देखते हैं। पहले डायग्राम को देखेंगे, उसके बाद समझते हैं। देखो अर्थ में ना सबसे पहले आता है ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, जहाँ पे जो हमारे जस्ट टॉप पे जो लेयर है ना, ज़मीन से लेकर के जो टॉप पे लेयर है, ये ट्रोपोस्फेयर है। सबसे ज़्यादा क्लाइमेटिक फिनोमेना यहीं पे होते हैं, रेन होना, साइक्लोन्स आना। जो हमने सेल्स देखे थे ना, एटमॉस्फेरिक सेल्स, मतलब देखेंगे आगे, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको आई गेस आपने पढ़े होंगे एटमॉस्फेरिक सेल्स वगैरह, ये सब चीज़ें ट्रोपोस्फेयर में होती है। ठीक है, उसके ऊपर कहता है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन होता है, फिर आता है मीजोस्फेयर, फिर एंड में आता है थर्मोस्फेयर। समझ गए? अब जहाँ पे ट्रोपोस्फेयर खत्म होगा उसको क्या बोलेंगे, ट्रोपोपॉज। जहाँ स्ट्रेटोस्फेयर खत्म होगा उसको बोलेंगे स्ट्रेटोपॉज। जहाँ मीजोस्फेयर खत्म होगा उसको बोलेंगे मीजोपॉज। सिंपल। अब पढ़ते हैं इसको। तो ट्रोपोपॉज क्या है, लोएस्ट लेयर है, सबसे ज़मीन से बिल्कुल लोएस्ट है ना। ठीक है, कितनी हाइट है इसकी, ऑलमोस्ट 13 किलोमीटर। कहाँ पर है, एंड 13 किलोमीटर होती है, 8 किलोमीटर नियर पोल्स एंड 18 किलोमीटर एट द इक्वेटर। अगेन PYQ स्टार मार्क करो। कहने का मतलब क्या है, देखो दिस इज द अर्थ, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। ठीक है, तो अगर मैं एटमॉस्फेयर बनाऊँ ना तो एटमॉस्फेयर थोड़ा ऐसे दिखेगा। मतलब नॉर्थ पोल पे तो छोटा सा है, नॉर्थ पोल पे बहुत बहुत डेप्थ नहीं है इसकी, बट इक्वेटर पे अच्छी खासी डेप्थ है। ये इक्वेटर है हमारा, इक्वेटर पे इसकी अच्छी खासी विड्थ बोल सकते हो। ठीक है, समझ गए? मतलब एटमॉस्फेयर मोटा कहाँ पे है, हमारे इक्वेटर पे, एंड पतला या छोटा कहाँ पर है, हाइट में कम कहाँ पर है, नॉर्थ पोल साउथ पोल पे। समझ गए? इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो इस चीज़ को आप समझ गए। इसमें ना एक चीज़ और याद रखना, जैसे ही हम इंक्रीज़ करते हैं ना हाइट, हमारा टेम्परेचर कम होता जाता है। खुद सोचो, कभी पहाड़ों पे गए हो घूमने, तो पहाड़ों पे ना ऐसे ऐसे रोड होती है, इस तरह से ऊपर जाते हैं। पहाड़ों पे ऊपर जाओ, ठीक है, कभी हिमाचल साइड जाना, जून में जाओ, इतनी ठंड होती है कि आपको जून में भी जैकेट पहननी पड़ेगी। क्यों पहननी पड़ेगी? जैसे ही आप अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हो तो क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया, एयर डेंसिटी कम हो जाती है। एयर ही क्या करती है, हीट को कैप्चर करती है। अब जब एक बात बताओ, जितनी ज़्यादा एयर उतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, और बाकी ग्रीन हाउस गैसेज, जितनी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज उतना ज़्यादा टेम्परेचर। अब जब पहाड़ पे एयर ही कम है तो कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी, तो ग्रीन हाउस गैस कम होगी, तो हमारी हीट भी कम होगी। इसलिए पहाड़ों पे हमें हमेशा ठंडा फील होता है। समझ गए? अब मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया कि आप अर्थ से जितना दूर जाओगे आपको टेम्परेचर उतना कम दिखेगा। मान लो 3 लोग हैं, ठीक है, ये बिल्डिंग है 2 फ्लोर की और ये बिल्डिंग है 5 फ्लोर की। ठीक है, 3 है, A, B और C। A खड़ा है धरती पे, B खड़ा है 2nd फ्लोर पे, एंड C खड़ा है हमारा 5th फ्लोर पे। ठीक है, 2nd पे 5th पे। मुझे बात बताओ किसको सबसे ज़्यादा ठंड लग रही होगी? सबसे ज़्यादा ठंड लग रही होगी C को,
उससे कम किसको लगेगी बी को, एंड सबसे कम किसको लगेगी ए को, क्योंकि ए के पास सबसे ज़्यादा एयर है, मतलब सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट है, मतलब सबसे ज़्यादा हीट है। सी के पास सबसे कम अमाउंट ऑफ एयर है, मतलब सबसे कम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, मतलब सबसे कम अमाउंट ऑफ हीट है। सिंपल। अब एक बात समझो, बहुत अच्छे से सुनना, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आंसर करो। जो ट्रोपोपॉज होता है, जहाँ पे ट्रोपोस्फेयर खत्म होता है, अब एक बात बताओ, ट्रोपोस्फेयर जो ट्रोपोपॉज है वो पोल्स पे ज़्यादा ठंडा होगा या वो इक्वेटर पे ज़्यादा ठंडा होगा? दिस इज़ योर क्वेश्चन, आई वांट आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन आपको कल दूंगी, ठीक है? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। खुद जो मैंने आपको चीज़ बताई है, अब खुद दिमाग लगा के एप्लीकेशन बेस मुझे इसका आंसर दो। इसी तरह से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है आपसे। यूपीएससी आपको एनसीईआरटी से कंसेप्ट उठाना है, आंसर आपको एप्लीकेशन बेस ही देना पड़ेगा, ठीक है? तो राइट डाउन इसका आंसर। कल वी आर गोइंग टू डिस्कस, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पीवाईक्यू बेस्ड है, ठीक है? आगे बढ़ता है नाउ। ठीक है, ये जो कंसेप्ट है इसका आंसर मत देखना, आंसर कोई नहीं देखेगा, इसलिए मैंने इसको छुपा लिया टेक्स्ट को। हम नेक्स्ट लेयर पे आते हैं, दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर। तो ट्रोपोपॉज के ऊपर क्या स्ट्रेटोस्फेयर है, राइट? ये कहाँ तक है, इसकी हाइट कहाँ तक है? 15 किलोमीटर तक है। यहाँ पे इसकी हाइट कितनी थी हमारी? एवरेज थी 13 किलोमीटर, राइट? 8 किलोमीटर हमारा नियर पोल्स एंड 18 किलोमीटर हमारा इक्वेटर के पास, एवरेज 13। तो 0 से 13 तक क्या हो जाएगा हमारा? स्ट्रेटोस्फेयर। यहाँ से 50 तक क्या, सॉरी 0 से 13 होगा ट्रोपोस्फेयर, यहाँ से 50 तक क्या होगा हमारा? स्ट्रेटोस्फेयर। ये याद रखना, राइट? यहाँ पे हमें क्या मिलती है? ओजोन लेयर, जो हार्मफुल यूवी रेडिएशन को बचाती है, से हमको बचाती है, अच्छी यूवी रेडिएशन को आने देती है। फिर आता है मीजोस्फेयर, इसके जस्ट ऊपर है, कहाँ तक? 80 किलोमीटर। तो 50 से 80 के बीच में क्या है? 50 से 80 के बीच में क्या है? मीजोस्फेयर। इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या होता है? टेम्परेचर अगेन इट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड एंड रीचेज अप टू -100 डिग्री सेल्सियस। तो ये याद रखना, यहाँ पे टेम्परेचर कितना नीचे चल गया? -100 डिग्री सेल्सियस तक चला गया, ठीक है? अब इसके बाद आता है आयनोस्फेयर। इसको हम आयनोस्फेयर क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स मिलते हैं हमें। क्या मिलता है? चार्ज पार्टिकल्स, इसको बोलते हैं आयन, राइट? इसलिए हम इसको बोलते हैं आयनोस्फेयर। तो 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर आपको क्या मिलेगा? आयनोस्फेयर। सिंपल। यहाँ पे आयंस मिलते हैं, चार्ज पार्टिकल। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको यहाँ से समझो। रेडियो वेव ट्रांसमिटेड फ्रॉम अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू अर्थ बाय दिस लेयर। मतलब ये हमारा आयनोस्फेयर यहाँ पे बना रखा है, यहाँ पे आयनोस्फेयर है, ठीक है? 400 किलोमीटर तक आ जाएगा हमारा आयनोस्फेयर, ठीक है? आयनोस्फेयर यहाँ से अर्थ से, रुको, यहाँ पे अर्थ पे कोई एक रेडियो स्टेशन है, ठीक है? ये रेडियो वेव्स यहाँ से निकली और रिफ्लेक्ट बैक होके वापस अर्थ पे आ जाएंगे, ठीक है? रेडियो वेव्स निकली, वापस रिफ्लेक्ट होके अर्थ पे आ जाएंगी। तो मैं आपसे पूछूं कौन से लेयर पे हो रहा है ऐसा सब कुछ? तो ये कहाँ पे हो रहा है? मीजोस्फेयर में, ठीक है? सॉरी, आयनोस्फेयर में। कहाँ हो रहा है? आयनोस्फेयर में। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो अगेन, इसके बाद एक लेयर हम डिस्कस करेंगे, दैट इज एक्सोस्फेयर। जहाँ पे आयनोस्फेयर खत्म होता है उसके बाद से लेकर के पूरा यूनिवर्स, पूरा स्पेस, दैट इज एक्सोस्फेयर। देखो ये यूनिवर्स है पूरा, लेट्स मतलब नहीं, पूरा यूनिवर्स है, ये हमारी छोटी सी अर्थ है, इसके बाहर ये जो मैं बना रहा हूँ दैट इज आयनोस्फेयर। तो आयनोस्फेयर से लेके पूरा यूनिवर्स दैट इज क्या है हमारा? एक्सोस्फेयर। हमें इसके बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान है नहीं, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, एयर ही नहीं है जब, तो क्या पता चलेगा? और ये हमारा स्पेस के साथ मर्ज हो जाता है, समझ गए ना? यू माइट बी आस्किंग कि थर्मोस्फेयर क्या है? फिर बेसिकली देखो, ऐसा नहीं है कि ये आयनोस्फेयर है फिर इसके बाद ये है फिर इसके बाद ये है, लेयर ओवरलैप भी करते हैं। थर्मोस्फेयर एक ऐसी लेयर है जहाँ पे बहुत एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर चला जाता है। क्यों? एयर नहीं है तब भी टेम्परेचर हाई हो सकता है। क्यों हो सकता है भाई? क्योंकि सन के इतना पास है ना ये कि रेडिएशन बहुत ज़्यादा है, राइट? तो आज के लिए इतना ही हमको इंपॉर्टेंट पढ़ना था, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जिस कंसेप्ट में मैंने आपको फोकस करने को बोला है उसका आंसर दो, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस इट अहेड। बाकी इसको प्लीज़ अच्छे से रिवाइज करना। टुमारो इन नेक्स्ट लेक्चर आई एम गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चंस, राइट? सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर।